नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मैं विवेक हमराही आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिंथेसिस में। दोस्तों, हम कर रहे हैं इस समय नीट के आए हुए पीआईक्यू क्वेश्चंस और इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 11 नंबर और 12 नंबर वीडियो। ओके, तो इसमें फर्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में नीट के आए हुए पीआईक्यू क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, और इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने के लिए पिछले वीडियो में ट्रिक दिया था। इस बार फिर से बताता हूं कि आपको जब भी कभी मैच द लिस्ट आ जाए तो उनमें से जो सुटेबल आपको सबसे पहले लगता है कि हाँ ये वाला हमें आता, पहले उसको मैच करके देख लीजिए। आंसर एक बार मिला के देखिए, अगर उसके अलावा भी और किसी ऑप्शंस में वो मिल रहा है तो फिर आपको आगे दूसरा मैच करना, अदरवाइज आपको एक से ही आंसर मिल जाएगा तो टाइम बचेगा इससे आपका। ठीक है, जैसे सबसे पहले आता हमारे पास में फाइब्रस जॉइंट है। अब जो फाइब्रस जॉइंट है, ये फाइब्रस जॉइंट आपको पता है कि स्कल में पाया जाता है और किसी प्रकार के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, एक थर्ड हो गया। और देखिए एक थर्ड सिर्फ एक ही में ही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। जब आपको सॉलिड पता हो कि हाँ इसका ये होता ही है तो ही आप फिर इस तरीके से आंसर टिक करोगे। अगर आपको सॉलिड नहीं पता रहा तो दूसरा ऑप्शन भी करके देख लीजिए, शायद वहां से आपको और अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाए। तो हमसे एक से ही आंसर मिल गया, हमारा एक थर्ड है, बाकी सभी पार्ट है। तो देखिए जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास में हिंज जॉइंट पाया जाता है ह्यूमरस पेक्टोरल गल्डर और रोटेशन मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है ह्यूमरस में। तो हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, हिंज जॉइंट पाया जाता है नी एंड हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो डी का हमारा क्या है, डी का सेकंड ये करेक्ट हो गया। सी का फोर्थ, बाकी सब ठीक है। आगे मूव करते हैं। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए जो फ्लिपर बोले तो आइट साइड के जो पंख होते हैं जिससे मछलियां तैरती हैं, तो चूंकि जो डॉल्फिन है वो तो फिशेस है, और वहीं पे हमारे पास में जो पेंगुइन है ये एक बर्ड है, एक प्रकार की बर्ड है, बट ये उड़ने के लिए मॉडिफाई ना होकर के इसके जो विंग्स हैं वो मॉडिफाइड है तैरने के लिए। तो इस प्रकार से दोनों जो एनाटॉमी है वो तो दोनों की अलग अलग है, एक कहाँ विंग की है और एक कहाँ बोलते फ्लिपर की है, तैरने के लिए है अपने डॉल्फिन में। तो उस केस में आप देखोगे तो दोनों में ही एनालॉगस ऑर्गन है। एनालॉगस ऑर्गन बोले एनाटॉमिकली डिफरेंट है बट वो काम एक जैसा करते हैं। तो यहाँ पे जो इवोल्यूशन देखा जाएगा वो होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर मैच द लिस्ट है आपके सामने। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, क्राई फर्स्ट AB है, फर्स्ट AC है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी सीधा से आपके पास में ऑप्शन है कि ADA में यूज किया गया था। ओके, दूसरा हमारे पास में है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ये होती है एक प्रकार की प्रोटीन जो लीवर से सेक्रेट की जाती है, जो एम्फीसीमा होने से बचाती है। एम्फीसीमा एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें जो लंग्स के एल्वेलाई होती हैं उनकी जो वॉल होती है और साथ में जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है एम्फीसीमा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। अब यहां से आप डायरेक्ट क्या मिला लीजिए, पहले आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो देखिए, अदरवाइज नहीं, अपने दूसरे भी सॉल्व करेंगे। तो डी का हमें सेकंड चाहिए, और डी का सेकंड केवल एक में है, देखो इसमें भी नहीं, हाँ डी का सेकंड है ना, हाँ, तो इसमें भी नहीं, ये तीनों नहीं है। तो अब हमारे पास में आंसर मिल चुका है। ए का हमारे पास में थर्ड है, बी का हमारे पास में फोर्थ है, तो बी कहाँ गया, बी हमारे पास में फोर्थ है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ओके, आंसर आपके सामने फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। फिर मैच द लिस्ट है एक्जोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा एंड सैटेलाइट। तो अब ये आपके सामने इनको मैच करना है, तो सबसे पहले एक्जोनिम बोलते हैं। एक्जोनिम क्या होता है, बोले ये कोर स्ट्रक्चर होता है किसका, सिलिया और फ्लैजिला का। तो ये हमारा हो जाएगा सिलिया एंड फ्लैजिला वाले में। तो ए का सेकंड देख लीजिए। अब ए का सेकंड देखोगे तो आपको दो में मिलेगा, इसका मतलब आपको इससे ज्यादा ऑप्शन, अब ये तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। ओके, अब यहां से आपको और ज्यादा देखना पड़ेगा। तो अब कार्टविल पैटर्न देखते हैं। तो कार्टविल पैटर्न पाया जाता है बेटा सेंट्रियोल में। किस में पाया जाएगा, सेंट्रियोल में। अंदर का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ना इनके अंदर का, वो होता है जो कार्टविल होता है, पैटर्न होता है किसका, सेंट्रियोल का। तो इस तरीके से बी का हमारा बी का फर्स्ट केवल इसमें है, इसमें फोर्थ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। गिवन बिलो दो हमारे पास में असर्शन एंड रीजन दिए गए हैं, और असर्शन पढ़ते हैं फिर रीजन की बात करते हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। यस, अगर हेल्दी बेबी चाहिए, हेल्दी बेबी को अच्छे से ग्रोथ करवाना है, तो इनिशियल जो मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको पिलाना बहुत जरूरी होता है। ओके, इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं। रीजन क्या बोल रहा है, कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप एंड रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो डेवलपमेंट के दौरान पे जो एक रेसिस्टेंस चाहिए, मेन क्या है रेसिस्टेंस, ढेर प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे बीमारियों से उसको रक्षा चाहिए। तो उन रक्षा के, क्योंकि जो नई बेबी पैदा होता है ना उसके पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं होती, सिर्फ इनेट इम्यूनिटी होती है। तो जब बेबी माँ से दूध पीता है तो उसमें दूध में क्या होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। खासतौर पे जैसे एंटीबॉडी ए हो गई, IgA, IgG और IgM। अब इसमें जो IG है इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, IgA सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, फिर उसके बाद पाई जाती है IgG और फिर है IgM। ओके, तो इस तरीके से आपके पास में 3 एंटीबॉडीज होती हैं। तो अब ये दो के दोनों, पहला क्या कर रहा है एसर्शन, हमें बढ़िया बता रहा है कि जरूरी है, और ये क्यों जरूरी है ये बता रहा है, दूसरा वाला पॉइंट बता रहा है। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए, एक इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया और साथ में दोनों करेक्ट भी हो गए। तो हमारा बोथ एसर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो यह हो गया हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। निम्न में से कौन फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला, यूटेराइन फंडस एंड इस्थमस। आपको पता ही है यूटेराइन फंडस यूट्रस का पार्ट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पूछा नॉट कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो ये कंपोनेंट नहीं है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है। पहला हमारे पास में बायोरिएक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बायोरिएक्टर का। तो पहला हमसे जो स्टेटमेंट दिया गया है वही इनकरेक्ट हो गया, हमसे इनकरेक्ट पूछा है और यही इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बायोरिएक्टर का इस्तेमाल कभी भी स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लैब में नॉर्मली दूसरे कल्चर माध्यम होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ये तो जब लार्ज स्केल में किया जाता है किसी प्रकार के कल्चर, खासतौर पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज होते हैं उनके कल्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। 2 लिस्ट हैं, एक बार मैच करके देखिए, जो तरीके मैंने ट्रिक बताई ट्रिक करिए, अप्लाई कीजिए। चलिए, अब आप हमारे पास एक साइड ब्रेन के कुछ पार्ट हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई सेकंड वाले में, ठीक है, या फंक्शंस हैं साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में पोन्स दिया, हाइपोथैलेमस दिया, मेडुला दिया है और सेरेबेलम दिया है। पता है आपको हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। तो हमारे पास में बी का फोर्थ, अब बी का फोर्थ किस में है, किसी में भी नहीं है, सिर्फ एक इसमें है बी का फोर्थ। तो आपका एक बार में आंसर मिल गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि और हमें पूरा इसको पता करना है तो करिए पता। देखिए पोन्स जो होता है, पोन्स क्या करेगा, पोन्स डिफरेंट जो ऑर्गन ब्रेन के पार्ट होते हैं, रीजन होते हैं, उनको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जो मेडुला है, मेडुला क्या करता है, मेडुला कंट्रोल करता है रिस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन वगैरह को। जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम क्या करता है, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, रेगुलेट द पोस्चर एंड बैलेंस। ये हो गया हमारे पास में डी का फर्स्ट हो गया, बाकी सी का सेकंड हो गया, सी का सेकंड और ए का थर्ड। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर से मैच द लिस्ट। अब यहाँ पे एक तरफ आपको क्या दिए गए हैं, एंजाइम्स दिए गए हैं, और वो कहाँ पे काम करते हैं, किस बॉन्ड को तोड़ने में मदद करते हैं, वो दूसरे साइड में दिया गया है। जैसे लाइपेजेज हो गया, दूसरा हमारे पास में न्यूक्लिएजेज है, प्रोटीएजेज है और एमाइलेजेज है। तो अब यहाँ पे जो आपको आसान लगे, जैसे एमाइलेज है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। लाइपेजेज जो है एस्टर के बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीएजेज जो है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, और जो न्यूक्लिएजेज है फॉस्फोलिपिड डाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं ना न्यूक्लिक एसिड में, दैट इज डीएनए में, उसको तोड़ने में मदद करता है। तो ये हमारे पास में किसी से एक से मिला लीजिए आप। जैसे मैं मिलाता हूँ डी से एमाइलेज का थर्ड, अब एमाइलेज डी का थर्ड केवल एक ही है ये, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे मूव कर जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
नेचुरल एंड ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, इनमें से कौन सा नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? तो ट्रेडिशनल में आपको पता होना चाहिए कि लैक्टेशनल अमीनोरिया ट्रेडिशनल होता है, ठीक है, वॉल्ट नहीं होता है, क्वाइटस इंटरप्टस होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है। तो वॉल्ट क्या है? एक प्रकार का बैरियर मेथड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड नंबर। नेक्स्ट है, हमारे पास में क्या दिए गए हैं? बहुत सारे फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। अच्छा, हार्ट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है उसके कुछ पाथवे दिए गए हैं, कौन कौन से। अब इनको एक अरेंज करना है एक सीक्वेंस में, पैटर्न में, करेक्ट सीक्वेंस इनमें से खोजना हमें। तो ये पहले इनको हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में होने वाला है यहाँ पे ए बी नोड, पुरकिंजे फाइबर, ए बी बंडल, ए बी नोड, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले जो होगा फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए वो आएगा एस ए नोड। एस ए नोड आएगा, एस ए नोड के बाद फिर आएगा ए बी नोड, सेकेंड नंबर पे आएगा। और इसके बाद आएगा फिर हमारे पास में थर्ड, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं या फिर ए बी बंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, बंडल ऑफ हिस भी इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद बंडल की ब्रांचेस फोर्थ नंबर पे आएगा और ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे ई कहाँ पे है? इन दोनों में है, तो इन दोनों को कट कर दीजिए पहले। अब उसके बाद ई के बाद फिर सी किस में है? सी दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद ए थर्ड नंबर पे, फिर उसके बाद डी फोर्थ नंबर पे, फिर उसके बाद फिफ्थ बी नंबर, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, फिर आपके सामने लिस्ट है। अब इस बार हमारे सामने ढेर प्रकार के पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तरफ हमारे पास में जैसे दिया है प्लूरोब्रांकिया दिया है, रेडुला दिया है, ठीक है, स्टोमोकार्ड दिया है और लास्ट में दिया है एयर ब्लेडर। तो आपको पता ही है कि एयर ब्लेडर कहाँ पाया जाएगा? ऑस्टियोथाइस फिशेस में पाया जाता है। अब यहीं से आप अगर चाहे तो मिला सकते हैं। तो अब डी का हमारे पास में होना चाहिए थर्ड, डी का थर्ड इसमें भी है, डी का थर्ड इसमें भी, तो ये दोनों तो कट गए, इनको हमें कोई बात नहीं करनी। अब नेक्स्ट आएगा स्टोमोकार्ड। स्टोमोकार्ड पाया जाता है हेमिकॉर्डिटा में, ओके। तो अब सी का फोर्थ देख लीजिए, सी का फोर्थ इसमें है, सी का फोर्थ इसमें नहीं है, हमारे पास में क्या हो गया? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर भी आपको लगता है कि अभी और हमें कुछ पता करना है, तो देखिए रेडुला क्या होता है? रेडुला एक प्रकार का फूड को मतलब फूड को ब्रेक करने के लिए, उसको खाने के लिए, कैप्चर करने के लिए मदद करता है। रेडुला एक ऑर्गन होता है मॉलस्का में, ठीक है। और जो प्लूरोब्रांचिया है ये होता है टिनोफोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं बेटा, हमारे पास में फिर से मैच द लिस्ट है। अब इस बार एक तरफ हमारे पास में कुछ डिसीजेस दिए गए हैं या फिर कुछ केमिकल के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमारे उसके अपोजिट जो ज्वाइंट करने वाले पार्ट हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड आपको पता है किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। तो ए का थर्ड सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन डायरेक्ट आपको मिल गया। बाकी आपको लगे तो करिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। हिमोजियन जो केमिकल होता है वो रिलीज होता है प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, हमारे आरबीसी रिलीज करती हैं। और एलर्जी है, इसके लिए हमारा जो डस्ट माइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, डस्ट ढेर प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे सामने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर को हमें खोजना है, ओके। तो सबसे पहला है एनेलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स, ओके। दूसरा हमारे पास जो पॉरीफ्रांस हैं आर स्यूडोसिलोमेट्स, तो पॉरीफ्रांस स्यूडोसिलोमेट्स नहीं होते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। हालांकि करेक्ट हमारा यही आंसर, ठीक है, मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक ही बोला है तो हमें फर्स्ट वाला जो आंसर है वही करेक्ट है, तो हमारा फोर्थ क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बाकी आपको लगे तो पढ़िए, सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सेराई आर प्रेजेंट ऑन। किस में प्रेजेंट होता है? कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? आपके सामने ढेर सारे सेगमेंट दिए गए हैं। 8 सेगमेंट, 8 एंड 9 सेगमेंट है, 11 सेगमेंट है, 5th सेगमेंट है और 10th सेगमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 10th सेगमेंट में मौजूद होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना, देखना, बताइए कौन सा होता है। तो फर्स्ट है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी के लिए एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि हाइमेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट बोल रखी है कि जरूरी नहीं है कि जो हाइमेन है वो प्रेजेंट हो कि वो वर्जिन हो, क्योंकि इसके रप्चर होने की संभावना बहुत दूसरे मेथड भी हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है। तो इनके माध्यम से भी रप्चर कर सकती है, इवन सी इज बाय वर्जिन, बट फिर भी ये रप्चर हो सकती है। तो ये एक करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, ओके। इसलिए इसको क्या बोला गया? रिलायबल इंडिकेटर बोला गया है, कि एक प्रकार के रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ये बोला गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द हाइमेन इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली।
तो हाइमेन जो होता है केवल फर्स्ट क्वाइटस में ही क्या होता है, टर्न कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ये पढ़ा कि हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग की वजह से भी रप्चर कर जाती है। इवन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वाइटस के आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस भी हाइमेन मेम्ब्रेन परसिस्ट कर सकती है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो जाए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग क्या बोलता है कि अगर किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वहाँ का जो जेनेटिक पूल है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर किसी प्रकार के जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, जीन माइग्रेशन हो गया, ऐसे करके अगर बहुत सारे नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो ये क्या करते हैं, आसानी से उसको अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे जीन माइग्रेशन अफेक्ट करता ही करता है। अब आपसे कौन सा पूछा कि कौन अफेक्ट नहीं करता है। ओके, तो नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अफेक्ट करता ही करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट करता ही करता है। तो इसमें कौन नहीं करता है, कांस्टेंट जीन पूल। अगर कांस्टेंट जीन पूल बना है तो इसी को तो वो डिफाइन कर रहा है कि कांस्टेंट जीन पूल बना रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलिए तो आज के इस सेशन में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर इस सेशन में किए गए क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं, आपको बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके भी जाइए और साथ में कुछ कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कैसा नहीं लगा है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।